पिछले एपिसोड में गु कैन चेन पिंगन को गुड बाय बोलने के लिए आया था और फिर वो अपने मदर के साथ में वहाँ से चला गया था। अब अगले सीन में हम देखता है कि निंग घर के ऊपर बैठी होती है, लेकिन तभी वहाँ पर चेन पिंगन भी आ जाता है और इसीलिए वो भी वहाँ से नीचे आ जाती है। तब इससे देख चेन पिंगन पूछता है कि क्या तुम अच्छे से नहीं सोई, लेकिन इस पर निंग कहती है कि ये काफी है और फिर वो इससे अपने साथ आने के लिए कहती है। तब हम देखता है कि चेन पिंगन भी इसकी बात मानकर जाने लगा था, मगर तभी हम देखता है कि इनके सामने सोंग चेंगजिन आ जाता है, जिसे देखते ही निंग के स्वर के अंदर हलचल होने लगती है। लेकिन हम देखता है कि चेंगजिन इनको कुछ भी नहीं बोलता और वो इनको साइड दे देता है। तभी हम देखता है कि चेन पिंगन इसके तरफ देखने लगता है और कहता है कि ये ऑफिशियल थोड़ा सा अलग है, मगर तभी निंग उसे यहाँ से ले जाते हुए कहती है कि ये डेंजरस है, जिस पर चेन पिंगन कहता है लेकिन ये तो फ्रेंडली लगता है। तब इस पर निंग कहती है कि ऐसे लोग हमें चीटी समझते हैं और वे हमें कुचलने के लिए कोई भी चांस नहीं छोड़ते, मगर हम देखता है कि चेन पिंगन को इस बात से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता, इसीलिए निंग इसकी ऐसी बात सुनकर थोड़ी सी परेशान होने लगती है। तब इससे देख चेन पिंगन कहता है कि मैं तुम्हारे बातों का मतलब समझता हूँ और हमें पता है कि वे हमें चीटी के जैसे देखते हैं, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि चेन पिंगन को चेंगजिन उतना खतरनाक नहीं लग रहा था और इसीलिए वो फिर से कहता है कि अलग है। तब इस पर निंग उससे पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसा पता, जिस पर चेन पिंगन कहता है कि मैंने जब से तुम्हारी लाइफ बचाई है तभी से मेरी आंखें काफी ब्राइट हो गई हैं। लेकिन हम देखते हैं कि निंग इसके बात पर ध्यान नहीं देती और वो इसे यहाँ से चलने के लिए कहती है। वहीं उधर हम मास्टर ची को देखते हैं जहाँ पर एक ओल्ड मैन सफाई का काम कर रहा था। तभी अचानक से हम देखता है कि उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है और कहता है कि ये तो ट्रेंड के खिलाफ है, मगर अभी भी हम देखता है कि मास्टर ची को इस बात से कोई मतलब नहीं होता और वो अभी भी गेम खेलने में बिजी होता है। वहीं उधर हम देखता है कि चेंगजिन जिसिन के घर में आ गया था, जो इसे देख कहता है कि तुम तो खुद को आउटसाइडर नहीं समझते और इसीलिए क्या तुम बता सकते हो कि तुम कौन हो। तब इस पर चेंगजिन कहता है कि तुमने इतने सालों तक यहाँ पर जो भी कठिनाई उठाई वो भी असल में तुम्हारे लिए ही थे, लेकिन अब तुम अपना लगेज पैक कर लो क्योंकि हम बहुत ही जल्द यहाँ से निकलने वाले हैं। तब यह सुनकर जिसिन उससे पूछता है कि ऐसा क्यों, जिसके बाद चेंगजिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ और फिर हम देखता है कि वो इसके सामने चेयर पर बैठ जाता है। वहीं हम देखता है कि सियानयांग एक जगह पर लेटा हुआ था और वहाँ पर कई सारे बच्चे खेल रहे थे। तभी हम देखता है कि चेन पिंगन और निंग भी यहाँ पर आ जाते हैं और चेन पिंगन यहाँ से पानी निकालने में बिजी हो जाता है। तभी हम देखता है कि यहाँ पर और भी कई लेडी आ गई थी, जिसके बाद हम देखता है कि जी कोई भी यहाँ पर आ जाती है और वो चेन पिंगन से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए भी पानी भर दोगे। तब हम देखता है कि चेन पिंगन भी तुरंत इसके लिए मान गया था, मगर वहीं हम देखता है कि एक लेडी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो जी गुई को बहुत ही भला बुरा सुनाने लगती है। तभी हम देखता है कि वो चेन पिंगन के ऊपर भी गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है कि इसने तो अपने पेरेंट्स को भी मार दिया, इसके अलावा इसके भाग्य में शादी होना भी नहीं लिखा है और इसीलिए ये दूसरे के मेट के साथ में फ्लर्ट कर रहा है। मगर वहीं हम देखता है कि निंग को ऐसी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, जबकि वहीं उधर जी गुई भी इस बात से गुस्सा होने लगती है। तभी हम देखता है कि निंग उस लेडी को सबक सिखाने के लिए जाने लगती है, लेकिन फिर भी चेन पिंगन उसे कुछ भी करने से रोक देता है। मगर अभी भी हम देखता है कि वो लेडी बिल्कुल भी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी और वो फिर से जी गुई और निंग का मजाक उड़ाने लगती है। लेकिन तभी हम देखता है कि जी गुई गुस्सा होकर इसे पीटने लगती है और फिर कहती है कि मैं काफी टाइम से तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। तब हम देखता है कि वो लेडी भी गुस्से में इस पर अटैक करने जाती है, लेकिन जी गुई ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और कहती है कि अगर तुमने फिर से कभी भी किसी का मजाक उड़ाने का कोशिश किया तो फिर मैं तुम्हारी जुबान को खींच लूंगी। मगर अभी भी हम देखता है कि वो लेडी शांत नहीं हो रही थी और कहने लगती है कि हेवन तुम्हें इसके लिए पनिश क्यों नहीं कर रहा। लेकिन तभी हम देखता है कि जहाँ पर कोई आ गया था और उसके साथ में कई सारे गार्ड्स भी होते हैं, इसीलिए हम देखता है कि वो लेडी सियानयांग के सामने आकर खड़ी हो गई थी और कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखता है कि वो लड़का इनको एंड करता है और फिर यहाँ से जाना लगता है। वहीं हम देखता है कि चेन पिंगन निंग और जी गुई के साथ में यहाँ से जाने लगा था, जहाँ पर कि वो कुछ कहने वाला होता है। जिसके बाद जी गुई कहने लगते है कि तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे डांटने का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मेरे मास्टर ने इसके बारे में बुक में देखा था और ऐसा कहा जाता है कि हर स्प्रिंग के आने से पहले हेवन वियरिंग गोल्डन आर्मर में कोई गॉड होगा। तब इसके ऐसे बात सुनकर चेन पिंगन कहता है कि तुम्हारा मास्टर तो काफी बुक पढ़ता है, लेकिन हम देखता है कि जी गुई अपने बकेट को इसके पास में से ले लेती है और फिर वो यहाँ से चली गई थी। मगर तभी इस बीच इनको जेंगचुन और सियानयांग आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर जेंगचुन सियानयांग से कह रहा था कि तुम्हें आउटसाइडर के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात मान जाओ। मगर हम देखता है कि सियानयांग इसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और कहता है कि पता नहीं इसके साथ में किसी ने क्या कर दिया और ये तो आज यहाँ पर बिल्कुल एक लेडी के जैसे बिहेव करने लगा। जिसके बाद हम देखता है कि बाकी लोग भी अपना हंसी को नहीं रोक पाते और वे सभी जेंगचुन के ऊपर हंसने लगते हैं। मगर वहीं हम देखता है कि जेंगचुन असल में काफी परेशान था क्योंकि इमोर्टल ने इसके फ्रेंड को पकड़ लिया था और वे उसे वहाँ पर बहुत बुरे तरीके से पिटवा रहे थे। अब इसीलिए हम देखता है कि जेंगचुन सियानयांग को मनाने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होता है और वो इसके सामने घुटने
टेक करके आता है कि मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ। मगर अभी भी हम देखता है कि सियान यंग इसके लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि मैं अपना आर्मर तुम्हें नहीं बेचूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि जेंग चुन भी इसके लिए नहीं मानता और वो फिर से कहता है कि मैं इसके लिए तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे मुझे बेच दो। तब हम देखता है कि सियान यंग भी इस बात से काफी कंफ्यूज हो गया था और वो जेंग चुन से कुछ कहने के लिए जाता है, लेकिन तभी हम देखता है कि चेन पिंगन आकर इसे रोक देता है और कहता है कि ऐसा सिचुएशन में ऐसी चीजें नॉर्मल नहीं होती। जिसके बाद सियान यंग जेंग चुन से कहता है कि आखिरकार इसके अंदर ऐसा है क्या जिसके लिए तुम मेरे सामने ये सब करने के लिए रेडी हो। लेकिन फिर वो कहता है कि अच्छा जाओ तुम इसके बारे में नेगोशिएशन कर लेना और बता देना कि मुझे इसके लिए 200 गोल्ड कॉइन चाहिए। जिसके बाद हम देखता है कि जेंग चुन भी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर वो इसके बारे में बात करने के लिए यहाँ से जाना लगता है। तभी चेन पिंगन सियान यंग से पूछता है कि क्या तुमने मास्टर रुआन को अपने टीचर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इस पर सियान यंग कहता है कि आखिरकार इसके लिए जल्दी क्या है, क्योंकि वैसे भी मैं तो बहुत ही हार्ड वर्किंग हूँ और इसीलिए मेरे जैसे को खोज पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चेन पिंगन इस बात से इसके ऊपर गुस्सा होने लगता है। जिसके बाद सियान यंग इससे बताता है कि मैं कल जाऊंगा। फिर वो कहता है कि मैं तो जेंग चुन को केवल बेवकूफ बना रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मास्टर यहाँ पर आएंगे सारी चीजें अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। तभी चेन पिंगन उससे कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें जो आर्मर दिया था तुम उसे अपने घर पर ऐसे ही ना छोड़ो। लेकिन इस पर सियान यंग कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो और हम देखता है कि वो इसे दिखाने के लिए भी लेकर आ गया था। तभी हम देखता है कि निंग यहाँ पर बने हुए पैटर्न को देख हैरान होती है और कहती है कि ये पैटर्न असल में बहुत ही स्पेशल है और इसीलिए तुम इनको कभी भी सेल ना करना। लेकिन इस पर सियान यंग कहता है कि ये चीज तो मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है। जिस पर निंग उससे पूछती है कि क्या तुम इस मटेरियल के बारे में जानते हो। तब इस पर सियान यंग कहता है कि इसे स्टोन को क्रश करके बनाया गया होगा। जिसके बाद चेन पिंगन कहता है कि आर्मर के ऊपर भी बहुत सारे पैटर्न बने हुए हैं, लेकिन असल में जीगुई के अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसे स्टोन को पसंद नहीं करता। तब इस पर निंग कहती है कि शायद तुम्हें इसका कीमत के बारे में नहीं पता और ये तो असल में स्नेक गैली स्टोन है, जो कि भले ही तुम लोगों के नजरों में पूरी तरह से बेकार है, लेकिन ये चीज असल में आउटसाइडर के लिए बहुत ही कीमती है और ये असल में इतना कीमती है कि इसके लिए कोई अपने जान की भी बाजी लगा सकता है। मगर हम देखते हैं कि इन दोनों में से कोई भी इसकी बात नहीं सुनता और चेन पिंगन भी यहाँ से फिश पकड़ने के लिए चला जाता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि कुई नाम का आदमी चेंगजिन के पास में आया हुआ था, जिससे देख चेंगजिन कहता है कि वो तो सच में गुआन हु एकेडमी का पेन राइटर है और फिर वो अपने पावर का यूज करते हुए कहता है कि उसे तो मेरे लोकेशन के बारे में पता चल गया। लेकिन हम देखते हैं कि कोई इसके लिए कुछ भी नहीं बोलता और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब इस पर चेंगजिन कहता है कि चलो हम सुंगमू के पास में चले और वो जिसिन से कहता है कि वापस आने के बाद तुम्हें जो भी सीट अच्छा लगे उसके ऊपर बैठ जाना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ड्यूटी अच्छे से करना, नहीं तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तभी हम देखता है कि कोई चेंगजिन से चेन पिंगन के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि उसने तो यूनसिया माउंटेन के काइसियानजी को भी मार दिया और इसके अलावा उसने तो नानुआ को भी बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था, जहाँ पर कि मास्टर ची असल में बीच में आ गए थे। लेकिन इस पर चेंगजिन कहता है कि मास्टर ची से ज्यादा कुछ नहीं है और अगर वो किसी दूसरे वर्ल्ड में नहीं होता तो फिर मैं तो उसे अपने केवल एक ही हाथ से बहुत ही आसानी से मार देता। फिर वो कहता है कि तीनों रिलीजियस इमोर्टल असल में मास्टर ची के जैसे हैं। वही मास्टर ची कहता है कि एक वॉरियर ने तो कंट्री का चार्ज ले लिया, लेकिन असल में व्हाइट ड्रैगन फिश उतनी अच्छी नहीं है। वही हम देखता है कि सियान यंग फिर से जीगुई को लाइन मारने के लिए आया हुआ था, लेकिन तभी हम देखता है कि चेंगजिन भी इसे देख लेता है और फिर वो पूछता है कि क्या तुम ओल्ड मैन याओ का अप्रेंटिस हो। तब इस पर सियान यंग भी इसे जवाब देता है कि हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मेरे मास्टर जब ड्रैगन किल को ओपन करने के लिए गए थे तब उन्होंने कहा था कि मुझे कई सारे स्किल दिखाने हैं। तभी चेंगजिन इससे पूछता है कि क्या तुम बाहर जाना चाहते हो, जैसे कि आर्मी को ज्वाइन करना या फिर बैटलफील्ड में फाइट करना। फिर वो कहता है कि अगर तुम वहाँ पर 10 सालों तक सर्वाइव कर गए तो फिर मैं तुम्हें भी एक हाई ऑफिशियल बना सकता हूँ। इसके अलावा मैं खुद तुम्हारा सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए दावत रखूंगा और इसीलिए बताओ कि इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। तब हम देखता है कि सियान यंग इसके लिए चेंगजिन को थैंक यू कहता है और फिर कहता है कि मैं तो मास्टर जी का अप्रेंटिस बनने के लिए एग्री हो गया हूँ और इसीलिए मुझे इसके बारे में कोई अफसोस नहीं है। तब इस पर चेंगजिन भी कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें टाउन को छोड़ने तक वेट करना होगा, जिसके बाद तुम डानयांग पास में जा सकते हो और फिर वहाँ पर तुम लियू लिंसी नाम के वॉरियर को खोज लेना और बता देना कि चेंगजिन ने मुझे आर्मी को ज्वाइन करने के लिए रिकमेंड किया है। लेकिन अगर इसके बाद भी वो इस पर यकीन ना करे तब उसे बोल देना कि तुम अभी भी सुई डायनेस्टी के 30,000 सिर के लिए कर्जदार हो, जिसके बाद वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। वहीं हम देखते हैं कि जिसिन इसके साथ में जाने वाला था, लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि वो रुक जाता है और वो जीगुई को कुछ कॉइन देते हुए कहता है कि तुम अच्छे कपड़े खरीद लेना और अब हमें और ज्यादा पैसा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखता है कि जीगुई इशारे में उसे कुछ कहती है और फिर जिसिन भी यहाँ से चला जाता है। तभी सियान यांग जीगुई से पूछता है कि चेंगजिन और जिसिन के बीच में क्या रिलेशन है, लेकिन हम देखता है कि जीगुई से लूजर बोलती है। तब इस पर सियान यांग उससे कहता है कि क्या हुआ, क्योंकि वह तो किसी एक हाई ऑफिशियल के बारे में जानता है। मगर अभी भी हम देखता है कि जीगुई इससे कुछ भी नहीं बोलती और कहती है कि
एक लूजर रिजेंटमेंट से भरा हुआ है। तभी हम देखता है कि जीगुई यहाँ से कहीं जाने लगी थी, लेकिन तभी हम देखता है कि मास्टर ची इसके सामने आ जाता है और कहता है कि केज से भागने के बाद तुम इतना एरोगेंट ना हो। फिर वो कहता है कि ये कोई भी धमकी नहीं है, बल्कि यह तो केवल एक रिमाइंडर है। मगर तभी हम देखता है कि जीगुई इस पर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि तुम प्रैक्टिस में जो कि मोरालिटी के बारे में बात करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि यह तो केवल एक मजाक है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर 3000 से भी ज्यादा साल से फंसी हुई हूँ और इसीलिए एक रियल ड्रैगन इविल बीस्ट में चेंज हो गया है। फिर वो कहती है कि अब तुम इविल ड्रैगन से काइंड होने के लिए बोल रहे हो और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि यह कैसा मजाक है। फिर वो मास्टर चीफ पर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम तो खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और इसीलिए तुम मेरा क्या ही कर लोगे। अब इतनी बात करने के बाद हम देखता है कि जीगुई अपने पावर को एक्टिवेट करने लगती है और वो मास्टर ची को चैलेंज करने के लिए रेडी हो गई थी। तब इससे देख मास्टर ची कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर रिजेंटमेंट भरी हुई है, लेकिन असल में तुम्हें तो ऐसी चीजों के बारे में कोई भी टीचिंग नहीं दी गई थी और इसीलिए समझ में नहीं आता कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मगर वहीं हम देखता है कि जीगुई को इस बात से कोई मतलब नहीं था और वो हंसते हुए मास्टर ची से बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने लगती है और फिर वो कहने लगती है कि तुम तो टीचिंग के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन असल में पिछले 3000 सालों से मुझे कोई भी शांति फील नहीं हुई। फिर वो कहते हैं कि पता नहीं तुम किस राइटसनेस के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि भले ही मैं इसके बारे में देख और सुन सकती हूँ, लेकिन असल में मुझे इसके बारे में समझ नहीं आता। तब इस पर मास्टर ची कहता है कि अगर तुम्हें सच्चाई के बारे में समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि काइंडनेस को कैसे रिपे करना है। फिर वो कहता है कि टाइमली असिस्टेंट का रेट चाहे कितना भी टाइम क्यों ना ले, लेकिन फिर भी उसके बारे में नहीं भुलाया जा सकता। और फिर कहता है क्या तुम भूल गए कि जब तुम सबसे कमजोर थे तो तुम्हारे साथ में क्या हुआ था, क्योंकि उस समय चेनपिंगा ने तुम्हें बचाया था और तुमने तो धीरे धीरे उसका सारे एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया। अब इसीलिए मास्टर ची कहता है कि तुम्हें तो काइंडनेस को भी रिपे करना नहीं आता, जबकि इसके अलावा तुम तो ग्रेटफुल भी नहीं हो। जिस पर जीगुई कहती है कि जब तुम भूखे रहते हो तो खाने के लिए कुछ ना कुछ खोजना पड़ता है और इसीलिए ये चीज तो नेचुरल है। फिर वो कहती है कि वैसे भी चेनपिंगन के डेस्टिनी में कोई चांस नहीं है, इसीलिए अगर वो पहले ही मर जाए तो इस बात से क्या होगा और ये तो असल में उसी के लिए ही अच्छा है। मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर ची गुस्से में इससे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि हर किसी के पास में अपनी डेस्टिनी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तुम्हें अभी भी इसके बारे में समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो उम्मीद की किरण असल में सेंट की तरफ से गिफ्ट है। फिर वो कहता है तुम ऐसा ना बोलना कि मैंने 3000 सालों से तुम्हें सप्रेस किया है और फिर हम देखता है कि वो इस पर अपने और ज्यादा प्रेशर का यूज करने लगता है। मगर अभी भी हम देखता है कि जीगुई शांत होने वाली नहीं होती और कहते हैं कि मुझे तुम्हारे गिफ्ट के बारे में कोई चिंता नहीं है और वो तुरंत ही मास्टर ची पर अटैक करने के लिए भी आ जाती है। लेकिन तभी हम देखता है कि मास्टर ची ने भी अपने पावर का यूज कर दिया था और इसीलिए जीगुई इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। फिर वो कहता है कि वैसे तो तुमने चेनपिंगन के काइंडनेस को रिपे नहीं किया, लेकिन कम से कम तुम्हें उसे तो ऐसे नहीं मरने देना चाहिए। तब इस पर जीगुई कहती है कि तुम तो सर्वाइवल के लिए एक दूसरे को मारते रहते हो और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे लिए चेनपिंगन की लाइफ इतनी कीमती क्यों बन गई। फिर हम देखता है कि जीगुई अपने ड्रैगन वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और हम देखता है कि वो सीधे मास्टर ची पर अटैक करने के लिए आ गई थी, लेकिन तभी हम देखता है कि मास्टर ची ने अपने सामने एक बैरियर क्रिएट कर लिया था, इसीलिए जीगुई इस पर अटैक करने के लिए काफी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी आखिरकार वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। मगर वहीं हम देखता है कि मास्टर ची अब इस पर काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो तुरंत इस पर अपने पावर का यूज करने लगता है, जहाँ हम देखता है कि जीगुई जब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती, जबकि वही मास्टर ची ने अपने पावर का यूज करके इसे नीचे दबा दिया था। फिर मास्टर ची से समझाता है कि तुम्हें रिस्पेक्ट देने के बारे में सीख लेना चाहिए और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में जल्दी से सीख लो। फिर वो कहता है कि तुम्हें आके रूल को तोड़ने की कोशिश ना करना, नहीं तो तुम्हें ऐसा बचकर कहीं भी नहीं जा सकती। जिसके बाद हम देखता है कि जीगुई को भी इसके बारे में अच्छे से समझ आ गया था, इसीलिए वो मास्टर ची से कहते हैं कि मैं आज के टीचिंग के बारे में याद रखूंगी, लेकिन मैं भले ही चेनपिंगन के लिए ग्रेटफुल नहीं हूँ, मगर आप लोग भी इससे चुपचाप क्यों देखते रहे और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपने केवल मिस्टर याओ और जिसिन को फेवर क्यों किया, जबकि वही चेनपिंगन तो काफी गरीब है और इसीलिए आपने उसके बारे में कुछ क्यों नहीं किया। लेकिन इस पर मास्टर ची केवल इतना कहता है कि एक जेंटलमैन को इम्प्रूव करने के लिए सफर करना पड़ता है और फिर हम देखता है कि वो यहाँ से गायब हो गया था। वहीं हम देखता है कि चेनपिंगन कहीं पर आया हुआ था, जहाँ वो देखता है कि एक लड़की चट्टान के ऊपर बैठकर पेस्ट्री खा रही है, लेकिन तभी हम देखता है कि वो लेडी जैसे ही इसे देखती है वो अपने पेस्ट्री को बचाने के लिए रेडी हो जाती है। तब इस पर चेनपिंगन कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैं तो केवल यहाँ पर फिश पकड़ने के लिए आया हुआ हूँ। फिर हम देखता है कि चेनपिंगन फिश पकड़ने के लिए चला गया था, जहाँ पर कि वो बहुत ही आसानी से फिश को पकड़ रहा होता है, लेकिन वहीं हम देखता है कि वो लड़की भी इसे ध्यान से देख रही थी और इसीलिए हम देखता है कि वो इसका पास आकर इसे देखने लगती है। तब इसे देख चेनपिंगन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये चाहिए, जिसके बाद हम देखता है कि वो लड़की भी इसे हाँ कहती है और इसीलिए चेनपिंगन अपने पास के तीनों फिश इसे दे देता है, लेकिन फिर वो कहता है कि मैं अगले फिश को यहाँ से अपने फ्रेंड के लिए लेकर जाने वाला हूँ और इसीलिए मैं उसे तुम्हें नहीं दूंगा। तभी हम देखता है कि वो लड़की इसके बदले अपना पेस्ट्री देने के लिए बात करती है, लेकिन इस पर चेनपिंगन
चैनपिंगन कहता है कि वैसे तो पेस्ट्री बहुत ही डिलीशियस है, लेकिन फिर भी वे फिश वाले सूप के जैसे टेस्टी नहीं है और इसीलिए मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि चैनपिंगन फिर से फिश को पकड़ने के लिए चला गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस बार उसे काफी दिक्कत हो रही थी। मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर ची किसी फेरी के साथ में यहाँ आया हुआ था और फिर वो उसे कहता है कि ये वही लड़का है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और उस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।